नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे असम की गहराइयों से निकली है। ये कोई आम सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच के संघर्ष की एक ऐसी दास्तान है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसे मंजर की कल्पना करते हैं, कोई अपने घर के एक कमरे में अकेला बैठा है और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ खूब हंसी मजाक कर रहा है। उस दोस्त का चेहरा, उसकी आवाज, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा सामान्य है। और तभी फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि उस दोस्त की तो 2 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर वो मर चुका है तो सामने बैठकर मुस्कुराने वाला आखिर है कौन? भाग एक खौफनाक परिदृश्य, सबसे बड़ा धोखा। ये सच में धोखे और डर की आखिरी हद है। आज हम असम के एक ऐसे ही डरावने अर्बन लेजेंड के बारे में जानेंगे जो जमीन और पानी के बीच की लकीरों को पूरी तरह मिटा देता है। असम के मछुआरे वैसे तो नदी को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस पानी के नीचे जो रहता है वो किसी की माँ नहीं है। स्रोत सामग्री के मुताबिक बाघ एक रूप बदलने वाला बेहद खतरनाक जल दानव है जो नदियों और तालाबों की गहराइयों में रहता है। और सबसे डरावनी बात, इसके अंदर कच्ची मछलियों और इंसानी मांस की कभी न मिटने वाली एक भयंकर भूख होती है। आइए देखते हैं कि इस बाघ को पहचाना कैसे जाए। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका भेस बदलना है। ये शिकार के किसी भी करीबी इंसान की शक्ल, आवाज और हरकतों की बिल्कुल सटीक नकल कर सकता है। लेकिन शुक्र है कि ये कुछ छोटी छोटी गलतियां करता है। पहली निशानी, इसके पास से हमेशा सड़ी हुई मछली की ऐसी बदबू आती है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। दूसरी निशानी, इसकी आंखें इंसानों की तरह झपकती नहीं हैं, बल्कि लगातार तेजी से फड़फड़ाती रहती हैं। तो अब सवाल ये है कि इस शैतानी ताकत से बचा कैसे जाए। गांव के बुजुर्गों ने इससे बचने के 2 बहुत ही असरदार तरीके बताए हैं। पहला तरीका है राई, यानी सरसों के दाने। अगर बाघ के सामने राई के दाने फेंक दिए जाएं तो वो सम्मोहित हो जाता है और मजबूरन उन्हें गिनने लगता है। और दूसरा तरीका है लोहा। लोहा इस जीव को इतनी भयंकर शारीरिक पीड़ा देता है कि वो वहां से तुरंत भागने पर मजबूर हो जाता है। ये दोनों नियम आगे की इस घटना में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। भाग 2, एक अजीब यात्रा, माजुली नदी द्वीप। अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली की तरफ। वहीं ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे ये अजीबो-गरीब मछली पकड़ने की यात्रा शुरू होती है, जो कमलबाड़ी गांव के एक युवा मछुआरे जितुल दास और उसके बचपन के दोस्त भाबेन की कहानी है। आमतौर पर भाबिन कैसा था? वो बेहद बातूनी और जिंदादिल इंसान था जिसके पास गांव की हर खबर होती थी। लेकिन उस रात जब जितूल और भाबिन मछली पकड़ने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे, तो भाबिन का बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ था। वो एकदम खामोश था, बस किनारे पर बैठकर उस अंधेरे पानी की तरफ अजीब और डरावने तरीके से घूरे जा रहा था। उसका ये शांत रहना सच में किसी को भी अंदर से असहज करने के लिए काफी था। वो अक्टूबर का महीना था, नदी का किनारा और रात का सन्नाटा। लेकिन उस रात वहां कुछ बहुत ही रहस्यमयी हो रहा था। बड़ी बड़ी मछलियां अजीब तरीके से पानी से छलांग लगाकर खुद ही सूखी जमीन पर आ गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो पानी की गहराइयों में छुपी किसी बहुत ही डरावनी चीज से जान बचाकर भाग रही हों। और इधर भाबिन वो मछलियों को नहीं बल्कि पानी के उस अंधेरे हिस्से को घूर रहा था और उसकी आंखों में एक भयंकर लालच वाली मुस्कुराहट थी। भाग 3, खौफनाक सच्चाई, दिन का दुस्वप्न। उस रात तो दोनों किसी तरह वापस लौट आए और जितुल सो गया। लेकिन असली खौफनाक सपना तो अगली दोपहर को शुरू होने वाला था। जितुल अपने घर में बिल्कुल अकेला था और तभी भाबेन उससे मिलने आता है। जैसे ही भाबेन ने कमरे में कदम रखा, वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। अचानक से सड़ी हुई मछलियों की एक ऐसी भयंकर और बर्दाश्त न होने वाली बदबू से कमरा भर गया जो किसी का भी दम घोंट दे। जितुल को ये थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर उसने सोचा कि शायद भाबिन रात भर मछली पकड़ने के बाद नहाया नहीं होगा, इसलिए उसने इस बात को फिलहाल नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। जब जितुल कच्ची मछलियों की थाली लाया तो भाबिन ने अचानक उन बिना पकी कच्ची मछलियों पर अपने हाथों से झपट्टा मार दिया। वो किसी भूखे जंगली जानवर की तरह उन्हें चबाने लगा और मछली खाते वक्त उसके गले से जो अजीबो-गरीब और खौफनाक जानवरों जैसी आवाजें निकल रही थी ना, सच में कोई भी आम इंसान इस तरह कच्ची मछली नहीं खा सकता।
और यहीं पर आती है इस विश्लेषण की सबसे हैरान करने वाली बात। अचानक जितुल का फोन बजता है। स्क्रीन पर भाबिन का नंबर चमक रहा था। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक रोती हुई औरत की आवाज आई, जो कह रही थी, जितुल, भाबिन नहीं रहा। वो कल रात से बीमार था और आज दोपहर हमें छोड़कर चला गया। एक पल के लिए सोचिए, फोन पर दोस्त की मौत की खबर मिल रही है और वही दोस्त ठीक सामने बैठकर कच्ची मछलियां नोच रहा है। इस एक खबर से जितुल का खून बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। बुजुर्गों की वो सारी बातें अब एक एक करके सच साबित हो रही थीं। सड़ी हुई मछली की वो ना बर्दाश्त होने वाली बदबू, वो लगातार फड़फड़ाती हुई आंखें और कच्ची मछली के लिए वो जानवरों जैसी भूख। जितुल को पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उसके सामने टेबल पर जो बैठा है वो उसका दोस्त भाबे नहीं, बल्कि वो खौफनाक जल दानव बाघ है। भाग 4, राक्षस से बचाओ, बचने की एक हताश योजना। डर के उस भयंकर माहौल में भी जितुल का दिमाग एक बात को लेकर बिल्कुल साफ था। अगर उसने थोड़ी सी भी घबराहट दिखाई या वहां से भागने की कोशिश की, तो ये रूप बदलने वाला राक्षस पल भर में उसकी जान ले लेगा। किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखना सबसे जरूरी था। तो अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। अपनी जान बचाने के लिए जितुल के दिमाग में तेजी से एक योजना बन रही थी, जो पूरी तरह उन कमजोरियों पर आधारित थी जिनका जिक्र हमने पहले किया था। पहला कदम, वक्त बचाने के लिए बिल्कुल आम तरीके से पेश आना। दूसरा, ध्यान भटकाने के लिए किचन से राई के दाने लाकर उन्हें फेंकना। और तीसरा और आखिरी कदम, लोहे की कील से उस पर वार करना। जितुल पानी लाने के बहाने चुपचाप किचन में गया, अपनी मुट्ठी में राई के दाने भरे और वापस आकर उन्हें सीधे उस राक्षस की तरफ फेंक दिया। और जानते हैं क्या, ये तरीका सच में काम कर गया। दाने गिरते ही बाघ किसी टूटी हुई मशीन की तरह अचानक वहीं जम गया। वो अपनी आंखों में भयंकर नफरत लिए जितुल को घूर रहा था, पर वो मजबूर था। वो जमीन पर गिरे राई के दानों को एक एक करके गिनने लगा। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। जैसे ही गिनती खत्म होती, वो सीधा हमला कर देता। जितुल के पास यही आखिरी मौका था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ लपका और चौखट में गड़ी एक पुरानी लोहे की कील निकाल ली। ये वही कील थी जो उसके दादाजी ने बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए लगाई थी। उसने बिना वक्त गवाए अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लोहे की कील को सीधे उस राक्षस के बाएं हाथ में घोंप दिया। लोहे का स्पर्श होते ही वो अजीबोगरीब चीज दर्द से चीख उठी। भाबिन के चेहरे का वो इंसानी मुखौटा एकदम से पिघलने लगा। उसकी त्वचा किसी सड़ी हुई चीज की तरह निकलने लगी। फिर एक भयंकर कान फाड़ देने वाली चीख के साथ वो राक्षस एक सड़े हुए काले तरल पदार्थ में बदल गया और वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। जितुल बस किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागा। भाग 5, घटना के बाद कई अनसुलझे सवाल। बदहवास हालत में जितुल ने गांव वालों और एक ओझा को सब कुछ सच-सच बता दिया। उन्होंने तुरंत आकर उस घर को सुरक्षित किया और उस सड़े हुए काले पदार्थ को वहां से साफ करवाया। तब जाकर वो कड़वा सच सबके सामने आया। भाबिन की सच में उसी सुबह मौत हो चुकी थी। जितुल की जान भले ही बच गई, पर यह घटना अपने पीछे कई अनसुलझे और डर पैदा करने वाले सवाल छोड़ गई। यहाँ जो सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल सामने आता है वो ये है कि अगर वो बातिक जितुल को मारना ही चाहता था, तो उसने नदी के किनारे उस सुनसान रात में ही हमला क्यों नहीं कर दिया? वो आखिर अगले दिन उसके घर आने का इंतजार क्यों कर रहा था? इस राक्षस के उस डराने वाले धैर्य और इसकी सोच को समझना सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि जिन स्थानीय लोक कथाओं को हम सिर्फ अंधविश्वास मानकर उन पर हंस देते हैं, क्या पता वो पीढ़ियों से चली आ रही कोई असली सर्वाइवल गाइड हों, वो शांति से हमें किसी खतरे से आगाह कर रही हों। तो इस चर्चा को इस आखिरी और गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उन गहरे और अंधेरे पानी के नीचे न जाने और क्या क्या छिपा बैठा है। क्या इस घटना को जानने के बाद कोई अकेले उन नदियों के किनारे जाने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है।